नमस्कार। मैं हूं सुनील हालाखंडी और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि मैं इस बार क्रिकेट की बात करूंगा राजनीति से हट के, क्योंकि क्रिकेट भी कहीं ना कहीं राजनीति के समकक्ष है। मैंने पिछले वीडियो में क्रिकेट का एक उदाहरण दिया था जो कि राजनीति के एक पॉइंट को समझाने के लिए। तो मैं बात करूंगा पहले टेस्ट मैच की, जो कि भारत के ओपस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और जिसमें भारत को 295 रनों की जीत मिली। इस मैच के विश्लेषण में मैं सबसे पहले तो भारतीय टीम के बारे में बातचीत करूंगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते पहले टेस्ट मैच में वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। आशा है वे सेकंड टेस्ट में आएंगे। और इनकी अनुपस्थिति में पहले टेस्ट में कप्तानी की बुमराह ने, तो ये शायद बहुत समय बाद ऐसा पहला मौका है जबकि दोनों ही टीमों के नामी गिरामी फास्ट बॉलर, जो कि दुनिया में भी नंबर 1 या नंबर 2 के फास्ट बॉलर है, वो उनके कप्तान थे और इनमें एक अच्छा मुकाबला होने की आशा थी। ऑस्ट्रेलिया के कॉम्पोजिशन के बारे में तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये उनका मामला है और उनमें कुछ नए बैट्समैन भी लिए हैं। बाकी सारी उनकी पुरानी टीम थी, फास्ट बॉलर उनके वही पुराने थे। कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। स्पिनर में लेथन ब्रायन था और बाकी बल्लेबाजी में एक ओपनिंग बैट्समैन उनका नया था, जो भी इतना नया नहीं था। तो उनके टीम के बारे में ज्यादा बात करने का मैं नहीं चाहता हूँ। मैं भारतीय टीम के कंपोजिशन में की बात करूंगा। सबसे पहले तो रोहित का शर्मा नहीं थे, तो उसकी जगह ओपनर के लिए राहुल द्रविड़ को भेजा गया और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ दोनों पारियों में बल्लेबाजी की और राहुल द्रविड़ दोनों पारी में संभव अच्छा खेले। उसके बाद वन डाउन पे देवादत्त पडिक्कल थे, जो कि भी एक दो टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उनको नया पदार्पण था। और अगर शायद रोहित शर्मा नहीं होते तो इनका स्थान टीम में नहीं होता। इसके अलावा जूरियल इस टीम में थे, ध्रुव जूरियल। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस टीम में तीन विशेषज्ञ विकेट कीपर थे, जो कि टेस्ट मैच और वनडे और संभवतः मुझे याद नहीं है T20 में भी भारत की ओर से विकेट कीपिंग कर चुके हैं। तो ये टीम का कंपोजिशन जिसमें जूरियल एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह खेल रहे थे, सबको आश्चर्यचकित करता है और ये बताता है कि रणजी ट्रॉफी से खिलाड़ी निकल के नहीं आ रहे हैं। और भारत को राहुल द्रविड़ और इस तरह के दीवाल जैसे बैट्समैन जो लंबी पारी खेल सके। मुझे इसमें एक और भी बात थी कि इसमें एक हनुमा विहारी थे बैट्समैन, जो कि बहुत ही डिफेंसिव, उनका सॉलिड था, टेक्निक अच्छी थी और वो लंबी लंबी पारी खेलते थे और टेस्ट मैच बचाने की स्थिति जब आती थी तो उन्होंने भारत के लिए एक दो टेस्ट मैच बचाए भी थे। पुजारा के श्रेणी का बल्लेबाज भी इस टीम में नहीं है और निकल के भी नहीं आ रहा। तो ये भारत की क्रिकेट के लिए विशेषकर टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही शोचनीय विषय है, चिंता का विषय हो सकता है। इस टीम में दो नए खिलाड़ी थे, नीतीश नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा। दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और सबसे आश्चर्य की बात थी, या सबसे जो नोटेबल ओमिशंस थे इस टीम में, वो दोनों स्पिनर, नामी स्पिनर्स अश्विन और जडेजा, इन्होंने जिनकी जोड़ी ने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट को सर्व किया है और उन्होंने काफी विकेटें ली है, भारत को काफी मैच भी दिलाए हैं। लेकिन पिछले साल पिछली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक पे भी विकेट नहीं लिए। तो एक तरह से उस न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के जो विलेन थे वो अश्विन और जडेजा ही थे। वाशिंगटन सुंदर ने एक मैच खेला और उसमें अच्छी बॉलिंग की थी हालांकि, और उनको यदि दूसरी तरफ से अश्विन और जडेजा का सपोर्ट मिलता तो शायद भारत की उन दो टेस्ट मैचों में वो हालत नहीं होती और भारत मैं नहीं ये कहता हूँ कि जीत ही जाता, लेकिन इतनी बुरी हार हार नहीं होती और 3-0 से हार का सामना भारत को नहीं करना पड़ता। अश्विन और जडेजा दोनों ढलती उम्र के हैं और अब शायद उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डिकोड भी कर लिया गया है, इसीलिए शायद उनको विकेट अब नहीं मिलती है। और अश्विन को तो विशेषकर भारत के बाहर कम ही विकेट मिलते हैं, तो उनका जो दोनों का ड्रॉप किया जाना सही था, मतलब मेरे हिसाब से उचित था। और दूसरे एक स्पिनर तो इस टीम में वाशिंगटन सुंदर लिए गए, जिन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की और वो एक अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और इस मैच में उन्होंने कुछ अच्छी बल्लेबाजी भी की। हाँ, अंत में कोहली के साथ सेकेंड इनिंग में। और दूसरा जो ऑलराउंडर, दोनों ये पहले ऑलराउंडर ऑलराउंडर थे और दूसरे ऑलराउंडर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को रहा है। इनका वनडे रिकॉर्ड तो मुझे उनका रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने उनको आईपीएल में जरूर बैटिंग करते हुए देखा है और वो काफी आक्रामक बल्लेबाज है।
तो इस तरह से भारतीय टीम में तीन विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिनमें से दो बैट्समैन विशेषज्ञ बैट्समैन की तरह हैं, और यूरियल को विशेषज्ञ बैट्समैन की तरह लेना एक थोड़ा गले से नहीं उतरने वाली बात है। और स्पिनर्स, पुराने स्पिनर्स इसमें हटा दिए गए, हर्षित राणा नया नए थे, और पड्डीकल को भी इसमें स्थान मिला। अब रोहित शर्मा आ जाएंगे, और उसके बाद जब गिल फिट होके आ जाएंगे, तो पड्डीकल और जुरेल को शायद रास्ता, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और अगर केवल रोहित शर्मा आते हैं तो शायद जुरेल बाहर जाएगा। और लेकिन मेरा मानना है कि राहुल को ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करने देना चाहिए। रोहित शर्मा को वन डाउन पे और टू डाउन पे विराट कोहली आए, और उसके बाद पडिक्कल को आए। और जुरेल तो डेफिनेटली ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने बैटिंग भी अच्छी नहीं की। पडिक्कल ने जरूर सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा अच्छा किया, फर्स्ट इनिंग में तो वो और जायसवाल दोनों ही शून्य पर आउट हुए थे। तो ये तो टीम के कम्पोजिशन में हमारे बारे में मेरा कहना है। अब बात करते हैं टॉस। टॉस भारत के कप्तान ने जीता, और उन्होंने तुरंत बैटिंग का फैसला किया, जो मेरे लिए और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए एक थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हरी घास से भरी पिच और जो फास्ट बॉलर की को हेल्प करने वाली उछाल भरी पिच पे ये निर्णय लेना थोड़ा गलत ही प्रतीत हो रहा था। क्योंकि पर्थ की पिच, मुझे याद है 1975 में मैंने एक सीरीज को फॉलो किया था, जिसमें मतलब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट इंडीज की तो सर ऑल टाइम ग्रेट टीम थी, जिसमें कप्तान लॉयड रिचर्ड्स थे, बैट्समैन में कालीचरण थे, और फास्ट बॉलिंग जो ट्रायो था उनका मार्शल, होल्डिंग्स और रॉबर्ट्स का खतरनाक था। वो उस टीम में थे, और उन्होंने जो टेस्ट सीरीज थी, जो 6 मैचों की थी, उसमें जो 5-1 से ऑस्ट्रेलिया जीती थी, केवल पर्थ पर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी से हराया था। और ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बैट्समैन, जिनमें स्टैकपॉल, रेडपाथ, दोनों चहल बंधु और वॉल्टर्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज थे, वो उस पेस अटैक के में इस पिच पर फेल हो गए थे। तो ये थोड़ा जोखिम भरा निर्णय था। और अगर और तुरंत जैसे ही भारत ने बैटिंग ली, और उनके आनन फानन में 4 विकेट गिर गए, तो लगा कि ये गलत निर्णय हो गया है। और मतलब क्रिटिक्स उनके इन डिसीजन को क्रिटिसाइज करने लगे थे बहुत। हालांकि जल्दबाजी नहीं थी, सही था उनका निर्णय। सही निर्णय नहीं था जो क्रिटिसिज्म, वो ठीक था, क्योंकि मेरा भी मानना था कि ये गलत निर्णय है। और लंच के पहले ही 4 विकेट गिर गए, और उसके बाद भारत इसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने एक अच्छा 41 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, और भारत को थोड़ा सम्मानजनक स्कोर यानी 150 तक पहुंचाने में मदद की। अगर नीतीश कुमार रेड्डी वो उस समय आक्रामक पारी नहीं खेलते, तो शायद भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ता, इससे भी बुरी स्थिति होती। और जैसा कि भारत के सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही कम रनों पे भारत की टीम पहले टेस्ट की पहली इनिंग में हार गई थी, और उसी सदमे से वो पूरी सीरीज में नहीं उबर पाई, तो शायद इस बार भी ऐसा ही होता। लेकिन देख, दिन का खेल खत्म होते होते भारत की स्थिति एकदम बदल गई, और उन्होंने 67 रन पर वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट ले लिए, और मैच में वापस उनका अपर हैंड हो गया। ये राजनीति में इसको कंपेयर करें तो जैसे कि हरियाणा के पोल के रिजल्ट्स आए थे अभी विधानसभा में, जब सुबह 8-9 बजे तक जब शुरुआती गिनती हुई थी, पोस्टल वेट्स की, वो वोटर्स की गिनती हुई थी, तो उसमें कांग्रेस करीब करीब 70-72 सीटों पर आगे थी, और बीजेपी 12-15-16 ऐसी सीटों पे आगे थी। और जो कांग्रेस के प्रेस मीडिया प्रभारी है पवन खेड़ा, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जलेबी बांटना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था हम प्राइम मिनिस्टर को भी जलेबी खिलाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़े देर बाद ही बाजी पलटी, और फिर 11-12 बजे बाद जब और राउंड की वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, तो बीजेपी ने पासा पलट दिया, और वो आगे हो गई। तो ऐसा ही इस मैच में हुआ। पहले जब भारत 150 रन पे हारी थी, तो बहुत बुरी स्थिति में थी, क्रिटिक्स की गालियां सुन रहे थे भारतीय कप्तान और टीम पूरी खराब बैटिंग के लिए, क्योंकि ये जैसा था कि उछाल भरी पिच थी, तो बड़ा मुश्किल बैटिंग करना था। और ये बाद में ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में भी पड़ा, जिसमें बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, और 5 विकेट उस इनिंग में लिए। और अगले दिन थोड़ा, तो ये थोड़ा कंपैरिजन है क्रिकेट और राजनीति में, क्योंकि रिसेंट की दोनों घटनाएं, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बात से जिक्र कर दूं इस बात का। आगे एक और जिक्र करूंगा मैं आपको।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुल 104 रन पे आउट हो गई, भारत को 46 रन की लीड मिली। और सेकेंड इनिंग्स में तो भारत ने कमाल ही कर दिया। यशस्वी जायसवाल और राहुल द्रविड़ ने पर्थ के इस फास्ट बॉलर्स की पिच पर डबल सेंचुरी की ओपनिंग पार्टनर्स की, जो मेरी नजर में शायद अद्वितीय थी, और उसका कोई मेल भी नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि पर्थ पे ओपनिंग की 200 एक रन की पार्टनरशिप पहले कभी ओपनिंग विकेट की हुई होगी। हालांकि मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर यस, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड पार्टनरशिप थी, बैटिंग थी। उसके बाद पडिक्कल ने भी ठीक ठाक खेल खेला और 30-35 रन बनाए। फिर अंत में कोहली ने एक और शतक जड़ा, बड़ी यशस्वी जायसवाल ने शतक जमाया, कोहली ने शतक जमाया, और थोड़ी कोहली के साथ में फिर अंत में एक नॉट आउट वाली 30-35 रन की नीतीश रेड्डी ने भी खेली। उन्होंने उसी T20 के अंदाज में ये पारी खेली, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भारी भरकम 500 से ज्यादा रन का टारगेट दिया। और जैसे ही कोहली की शतक पूरा हुआ तीसरे दिन के अंत में, तो कुछ आधा घंटे या उतने खेल के लिए ऑस्ट्रेलिया को बुमराह ने बैटिंग के लिए बुलाया, और शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 विकेट झटके और एक सिराज ने झटक लिया। हालांकि दो तीन बैट्समैन में एक नाइट वॉचमैन के रूप में एक कमिंस थे, पर फिर भी 3 विकेट तो भारत ने लिए ही। अगले दिन जब पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते रह गए। एक थोड़े ट्रेविस हेड ने केला लड़ाया और उन्होंने 80-82 रन बनाए। अंत में भारत 295 रनों से जीत गया। तो ये एक शानदार जीत थी। और यहाँ फिर मैं आपको बात कहूँ, और भारत शायद जो 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 सदमा लगा था उनको 3-0 3-0 की घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड के से हारने का, उससे एकदम उभर गया और वापस टीम कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो ये अच्छी शुरुआत हुई भारत के लिए। इस सीरीज की 5 लंबी बड़ी सीरीज है, लंबा टूर है, 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। और कप्तान जब रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे तो टीम में थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे। जैसा मैंने कहा कि पडिक्कल को ड्रॉप किया जा सकता है और गिल आ जाएंगे, तो फिर जुरेल को भी, यानी रोहित शर्मा की जगह जुरेल को ड्रॉप किया जाएगा। और पडिक्कल को अभी फिलहाल ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें और चांस देना चाहिए। वो अच्छा खेले थे सेकंड इनिंग्स में, हालांकि फर्स्ट में 0 पे आउट हो गए थे। तो उनको, अगर दोनों ही आ जाते, गिल भी आ जाते, तो फिर हो सकता है पडिक्कल को भी बाहर किया जा सके। भारतीय टीम अगर मेलबोर्न एक ऐसा जगह है जहाँ पे थोड़ी स्पिन लगती है, तो हो सकता है वहां पे वो अपने पुराने स्पिनर अश्विन और या जडेजा को मौका दे। पर नीतीश रेड्डी जैसा खेले उसके और जैसा वाशिंगटन सुंदर, दोनों ये ऑलराउंडर हैं। तो अभी एक नींद मेरे ख्याल से उनको नहीं हटाया जाना चाहिए और उनको कुछ और मौका देना चाहिए। इस मैच में भारत की तरफ जो फाइंड है वो हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। दोनों, नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी बैटिंग की, और बॉलिंग भी उन्होंने, जो सेकेंड इनिंग में मौका मिला तो अच्छी बॉलिंग की और 1 विकेट लिया। हर्षित राणा एक अच्छे कद काठी के जेन्युइन फास्ट बॉलर लगते हैं अपने बॉडी से, और उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की, दोनों ही पारियों में विकेट लिए। लेकिन मैन ऑफ द मैच तो बुमराह ही रहे, जिन्होंने कुल मिला के 8 विकेट लिए। और मतलब शुरू शुरू में ही जो झटके दिए ऑस्ट्रेलिया को दोनों ही पारियों में, उससे ऑस्ट्रेलिया उभर नहीं पाया। तो अगले 4 मैच हैं की सीरीज इसमें इंटरेस्टिंग बन गई है। और जो वर्ल्ड सीरीज है, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप है, टेस्ट सीरीज की चैंपियनशिप, उसमें भारत अब वापस से 1 नंबर पे हो गया है। और न्यूजीलैंड से के हार से जो अ, जो जो धक्का लगा था, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धक्का लगा था और उनकी सीटें घट के 303 से 240 हो गई थी, उसी तरह भारतीय टीम को भी न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने पे बहुत बड़ा झटका लगा था। और जैसे बीजेपी ने रिकवर किया पहले हरियाणा में जीत विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके, और उसके बाद उसी को दोहराया महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी जीत थी उनकी, और उतनी ही बड़ी जीत थी जितनी कि भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ये रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया पे। तो राजनीति और क्रिकेट दोनों मेरे लिए प्रिय हैं और दोनों में काफी समानताएं हैं। मैं राजनीति में के अपने वीडियोस में क्रिकेट को उदाहरण देता रहूंगा, और क्रिकेट के अपने वीडियोस में राजनीति को उदाहरण देता रहूंगा। हो सकता है कुछ और विषय पर बात करूं, पर मेरे दोनों ये प्रिय विषय हैं। तो ये वीडियो और विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन अवश्य कीजिए। अ, में मेरा टारगेट है कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का,
और उसके बाद मैं कुछ और प्रयोग इसमें करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।